नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं प्रादेशिक परिदृश्य को लेकर उन सभी तमाम बिंदुओं को कवर अप करने वाले हैं जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का आगाज करने जा रहे हैं अपने प्रथम बिंदु से। अपना प्रथम बिंदु है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न। कितने दोस्तों? 25 लोकसभा सीटों पर अभी चुनाव संपन्न हुआ है। उसमें कितने लोगों ने भागीदारी अदा की है? तो 62.10% लोगों ने अपने मतदान किया है और सरकार को बनाया है, जिसके परिणाम है वो अभी आ चुके हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल तीसरे कार्यकाल 3.0 की शुरुआत भी कर दी है और शपथ ग्रहण भी कर ली है और एनडीए के गठबंधन से अपनी सरकार को बनाया है। दोस्तों, अपने लिए जो पहला प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि अभी हाल ही में जो लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं वो कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है पहले ही प्रश्न, क्योंकि अपने बहुत डीप तक चले जाते हैं और बेसिक जो चीजें होती है वो अपने पढ़ते नहीं है। बेसिक चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं वह 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। दोस्तों, जो राजस्थान में चुनाव हुए थे वो 2 चरणों में हुए थे। कितने चरणों में? 2 चरणों में हुए थे और जिसमें 266 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए थे। 266 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत को आजमाया था और उसमें जो सफल रहे वो 25 थे। कितने? 25, क्योंकि 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं तो विजेता होंगे वो 25 ही होंगे। लेकिन अपनी किस्मत को आजमाने वाले कितने थे? 266 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। दोस्तों, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होते हैं। तो पहले चरण में जो चुनाव हुए थे वो 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, वो 19 अप्रैल 2024 को हुए और शेष जो लोकसभा सीटें थी 13, उनमें जो चुनाव संपन्न हुए वो 26 अप्रैल 2024 को हुए। दोस्तों, इन 266 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। इनमें से 247 तो पुरुष थे और 19 क्या थी? महिलाएं ने अपनी किस्मत को आजमाया था। तो ये कितने टोटल प्रत्याशी हुए? 266, यानी 266 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। और इनकी जानकारी किन्होंने मुहैया कराई है? तो अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता जी। कौन? प्रवीण गुप्ता जी। इन्होंने यह जानकारी साझा की। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ सभी फैक्ट है वो आप समझ पाए होंगे। एक बार रिकैप कर देता हूँ। कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए? तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 2 चरणों में संपन्न हुए। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर, दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर कुल 266 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। और दोस्तों, जो कुल मतदान हुआ है वो 62.10% हुआ है। कितना हुआ है? 62.10% हुआ है। वो ईवीएम के माध्यम से जो आम लोगों ने चुनाव मतदान किया है वो 61.53% लोगों ने किया है। और जो पोस्टल बैलेट, जिस प्रकार गवर्नमेंट अधिकारी कर्मचारीगण हैं उन्होंने अपने जो मतदान किया उनकी भागीदारी रही वो 0.57% रही। इस प्रकार टोटल कितने लोगों ने भाग लिया है? 62.10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। दोस्तों, जो सर्वाधिक जहां पर मतदान हुआ वह लोकसभा सीटें कौन सी थी? तो सर्वाधिक जो मतदान हुआ वह सीट थी दोस्तों, सर्वाधिक मतदान बाड़मेर लोकसभा सीट पर हुआ। और जबकि सबसे कम मतदान है वो करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर हुआ। बाड़मेर के लोकसभा सीट पर होने का एक कारण था, जिस प्रकार अपने गुज्जर प्रतिहार पढ़ते हैं वहां पर त्रिपक्षीय युद्ध होता है, वो किन किन के मध्य होता है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के सभी मेरे प्रिय साथी। उसी प्रकार बड़ा रोचक मुकाबला बाड़मेर में हुआ था, जहां पर सबके चहीते और सभी चिरपरिचित होंगे रविंद्र सिंह भाटी से, वहां निर्दलीय उम्मीदवार थे। और जो बीजेपी की ओर से थे वो कैलाश चौधरी थे और कांग्रेस की ओर से थे उम्मीदवार बेनीवाल जी थे। इस प्रकार कांटे की टक्कर थी, तीनों पक्षों में कांटों की टक्कर थी और बड़ा रोचक मुकाबला रहा। तो वहां पर मतदान भी सर्वाधिक हुआ, अपने मत का प्रयोग अधिक से अधिक किया। जबकि करौली और धौलपुर में क्या हुआ? सबसे कम मतदान हुआ। याद कैसे रखेंगे? धौलपुर में क्या हुआ? धूल में मुंह हो गया। आप कोई काम कर दिया नहीं कि धूड़ में मुंह कर दियो, यानी कोई गलत काम कर दिया, बुरा काम हो जाए तो अपना बुजुर्ग हुआ, बड़ा लोग हुआ, कह दिया धूड़ में मुंह करा लियो। तो धूल से क्या होती है? मिट्टी। बागड़ी में क्या था? धूड़, माटी।
तो धूड़मा-मूकरण करा दियो, धौलपुर करा दियो। तो सर्वाधिक कम मतदान कहाँ हुआ? धौलपुर में हुआ। इस तरीके से आप याद रखना। दोस्तों बात करूं प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ था 12 लोकसभा सीटों पर, वो 58.28% हुआ। और बात करूं सेकंड चरण की, तो सेकंड चरण में 65.52% हुआ, क्योंकि बाड़मेर सर्वाधिक चुनाव कहां पर हुआ? तो बाड़मेर में हुआ। तो और जो बाड़मेर था वो द्वितीय चरण में शामिल था, इस कारण अपने को वहां पर द्वितीय चरण में मतदान भी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों लोकसभा क्षेत्र जहां महिलाएं पुरुषों से आगे रही, वह कौन कौन से हैं? राजस्थान के 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया। इसमें द्वितीय चरण वाले 5 और प्रथम चरण वाले 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल है। सर्वाधिक जो महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों, वो है चूरू की, उसके बाद झुंझुनू की, उसके बाद सीकर और पाली। फिर दूसरे चरण की बात करूं तो जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। ये यहाँ की सर्वाधिक महिलाओं ने क्या किया? मतदान किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जो हाईलाइट किए गए हैं उन फैक्ट को आप जरूर एक बार रिकैप कर लीजिएगा। पीडीएफ अब वो टेलीग्राम के माध्यम से साझा कर दी जाएगी आपसे। दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। डॉक्टर राधेश्याम पारिक जी पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो डॉक्टर राधेश्याम पारिक जी है, ये दोस्तों झुंझुनू की है। कहाँ के? नवलगढ़ झुंझुनू की है। और ये होम्योपैथिक चिकित्सक है। क्या है? होम्योपैथिक चिकित्सक है, नवलगढ़ झुंझुनू की है। और उन्होंने अपने 60 साल की उम्र में 23 लाख से अधिक मरीजों को क्या किया है? उपचार किया है और निजात दिलाई है। तो इस प्रकार इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें क्या किया गया है? पद्मश्री से नवाजा किया है। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के तहत राजस्थान की 3 हस्तियों को, जानकीलाल भांड, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, माया टंडन को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे। फरवरी 2024 में दिवंगत हुए लक्ष्मण भट्ट तेलंग का पुरस्कार उनके पुत्र रविशंकर तेलंग ने प्राप्त किया। अली मोहम्मद व गन्नी मोहम्मद को पद्मश्री पुरस्कार अगले चरण में प्रदान किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, वह है 41वीं सार्स गणना। सार्स पक्षी, उनकी अभी गणना की गई। तो सर्वाधिक अपने सार्स कहाँ पाए जाते हैं? तो केवलादेव घना पक्षी विहार है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर क्या पाए जाते हैं? सार्स पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में। तो दोस्तों अब की बार भरतपुर में 143 सार्स मिले हैं। ठीक है। और इन सार्सों की गणना के लिए भरतपुर को 17 जोनों में विभक्त किया गया था। ठीक है। और जो गणना की रिपोर्ट आई है वो 26 अप्रैल 2024 को आई है। और अब की बार कितने सार्स मिले हैं? 143 सार्स मिले हैं। 143 सार्स मिले हैं और पिछले की तुलना में 42 कम मिले हैं। 2023 में जब गणना हुई थी तो 185 सार्स मिले थे। अब की बार 42 सार्स है, वो घूमने गए हुए हैं गर्मी के कारण, इसलिए कम मिले हैं। ठीक है। कहाँ चले गए वो पता नहीं है, आप पता करके बताना मुझे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बस वही आपको पढ़ना है। टू द पॉइंट पढ़ते हैं आपने। और परीक्षा की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि कोई वंचित रह जाए, बिल्कुल भी नहीं। टू द पॉइंट, टू द फैक्ट पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, बड़े रोचक तरीके से पढ़ते हैं। डिजिटल बाल मेलर के रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान का शुभारंभ। ये क्या है दोस्तों? बाल मेलर रूट्स ऑफ राजस्थान, ये एक अभियान चलाया गया है। पर्यटन मंत्री कौन है अपने? दिया कुमारी जी। कौन है दोस्तों? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री हैं। उन्होंने रूट्स ऑफ राजस्थान बुलाया, यानी रूट मैंने क्या होती है? जड़ें ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जड़ें क्या है? उनकी कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास। तो इसके बारे में जानें, बच्चों को इनसे जोड़ें। तो रूट्स ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की जड़ों से जोड़ें। तो इसमें क्या किन को शामिल किया गया है? दो दोस्त 10 से 18 वर्ष के बच्चे हैं। राजस्थान की जड़ों से जोड़ने की जरूरत किन्हें है? तो बच्चों को, ताकि वो अपने फ्यूचर, जो अपने भविष्य में जो अपनी कला है, संस्कृति है, जो अपना इतिहास है, वो क्या है? बना रहे। तो रूट्स ऑफ राजस्थान की शुरुआत की गई है पर्यटन मंत्री जी के द्वारा। इसमें 10 से 18 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और यह अभियान 6 माह तक चलेगा। कब तक चलेगा? 6 माह तक चलेगा। द फ्यूचर सोसाइटी के तत्वाधान में यह आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ जो हुआ था राजस्थान दिवस 30 मार्च 2024 से इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसके बारे में जो जो हाईलाइट किए गए हैं उन बिंदुओं को आप जरूर याद रखिएगा। अभियान के तहत क्या क्या किया जाएगा? राजस्थान के बच्चों को
पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देते हुए बच्चे क्या बनाएंगे, उसके वीडियो बनाएंगे, और जो सबसे अच्छी वीडियो बनाएगा उसे 50,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और जो इसे टॉप 100 में आएंगे, जो भी स्टूडेंट टॉप 100 में आएंगे इसमें भाग लेने वाले, उन्हें जयपुर में, कहाँ पर दोस्तों, जयपुर में फ्री 3 दिन के लिए घूमने का मौका दिया जाएगा। ये देखो दोस्तों, इस वीडियो कंटेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 100 बच्चों को 3 दिवसीय जयपुर भ्रमण का मौका मिलेगा। ये है दोस्तों रूट्स ऑफ राजस्थान। आप इसी तरीके से याद रखना, रूट्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान को क्या करना है, राजस्थान की जड़ों से जोड़ना है। किसे जोड़ेंगे? अब बुजुर्गों को तो जोड़ेंगे नहीं, बुजुर्गों को जोड़कर क्या करेंगे, तो बच्चों को जोड़ेंगे कि राजस्थान की उनकी कला के बारे में जाने, इतिहास के बारे में जाने, ताकि भविष्य में यह इतिहास, कला, संस्कृति ये जीवित रहे। इसी दृष्टि को देखते हुए यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया? राजस्थान दिवस पर 30 मार्च 2000। आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, सभी मेरे प्रिय साथी, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, और इसका कब से इसे प्रारंभ किया गया, कब से मनाया जा रहा है, और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना ने किया स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण। दोस्तों ये क्या है कि भारतीय सेना जो अपनी आर्मी है, उन्होंने क्या किया कि स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण। स्वदेशी डिलीवरी यानी अपने जो स्वदेशी जहाज है, हवाई जहाज हैं, तो उनके माध्यम से जो आयुध के जो सामग्री होती है उन्हें अच्छे तरीके से डिलीवर करने का सफल परीक्षण अब की किया गया है। कहां पर दोस्तों? बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। युद्ध के दौरान भारी सैन्य उपकरणों को रेतीले और दुर्गम क्षेत्र में सैनिकों तक पहुंचाने का सफल अभ्यास 26 अप्रैल 2024 को किया गया। यह संयुक्त परीक्षण भारतीय सेना और हवाई डिलीवरी एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा सैन्य लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास को भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स के साथ सहयोग से पूर्ण किया है, जिसमें मैग्नाइज प्लेटफॉर्म को जमीन पर उतारा गया। इस अभियान में वायुसेना के C-17 विमान ने महाजन के धोरों के बीच बनाए गए ड्रॉप जोन में भारी मशीन की डिलीवरी दी। इसके माध्यम से सेना ने हवाई गतिशीलता, बेड़ का परिचालन की क्षमता की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। आमतौर पर इसे एयर ड्रॉप भी कहा जाता है। हवा से कुछ सामान को अपने नीचे लेके आएंगे, यानी उसे लैंड करवाएंगे, तो उसे एयर में, हवा में ड्रॉप कराना, यानी हवा से छोड़ना, तो इसे एयर ड्रॉप भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें आपको फैक्ट इतना ही याद रखना है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया, तो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कब? 26 अप्रैल को। तो दोस्तों कुछ पोर्टल हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किए गए थे। इनको जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर अपने से प्रश्न पूछा जाता है। बात करूं दोस्तों सुविधा पोर्टल की। सुविधा पोर्टल क्या है? स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतंत्र सिद्धांतों को कायम रखने और सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल को तकनीकी व्यवस्था के रूप में इसे विकसित किया गया कि स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष भाव से और पारदर्शी रूप से क्या हो, चुनाव संपन्न हो। इसके लिए सुविधा पोर्टल को शुरू किया गया। इसके क्या लाभ हैं? सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति आवेदन और ऑनलाइन फॉर्म है वो अपने जमा करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक सी विजिल ऐप है। सी विजिल ऐप का दोस्तों यह कार्य था कि आचार संहिता के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए इस सी विजिल का उपयोग, एप्लीकेशन का उपयोग किया गया। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर क्या है, दंडनीय कार्रवाई की जाए और तुरंत 100 मिनट के अंतर्गत क्या करना होगा, शिकायत से संबंधित समस्या का निस्तारण करना होगा। तो ये था दोस्तों सी विजिल ऐप। बात करें वोटर हेल्पलाइन ऐप की, तो इस ऐप की सहायता से कोई भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, पंजीकरण उसमें जोड़ने, उसमें नाम में संशोधन करने अथवा नाम में कुछ हटाने के लिए फॉर्म जमा कराने, मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मतदान के परिणाम जानने और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने का सारे जो कार्य है वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपन कर सकते हैं।
बात करूं दोस्तों वोटर सर्विस पोर्टल की, तो वोटर सर्विस पोर्टल में नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने, विलोपन अथवा संशोधन का आवेदन उसमें कर सकते हैं दोस्तों। और एक ई एपिक एप्लीकेशन है, उसके द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, इन सभी तमाम सुविधाओं को उपभोग कर सकते हैं। वोटर टर्नआउट ऐप, ये क्या है दोस्तों? इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर मतदान के दिन राज्य की प्रत्येक विधानसभा में वोटर टर्नआउट यानी पुरुष और महिलाओं और थर्ड जेंडर की संख्या सहित देखा जा सकता है कि कितने पुरुषों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने थर्ड जेंडर ने वोट किया, यह देखा जा सकता है वोटर टर्नआउट एप्लीकेशन के माध्यम से। एनजीएस पोर्टल, इसका उपयोग मतदाता द्वारा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त न होने, आवेदन फार्म का निराकरण न होने, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, सभी तमाम शिकायतों को दर्ज करने के लिए एनजीएस पोर्टल बनाया गया था। सक्षम ऐप, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए ऐप विकसित किया गया। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में उपलब्ध इस ऐप के माध्यम से दिव्यांगजन निर्वाचन नामावली से अपनी दिव्यांगता दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सक्षम ऐप। अपने से पूछा जाएगा सक्षम ऐप किसके लिए विकसित किया गया था? दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए। तो दोस्तों विकलांग है उनके सुविधाओं के लिए ये सक्षम ऐप है वो बनाया गया था। केवाईसी ऐप, केवाईसी की फुल फॉर्म नो योर कैंडिडेट, यानी अपने जो उम्मीदवार उसके बारे में जाने। नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन के माध्यम से जो अपने उम्मीदवार थे उनके बारे में तमाम जो जानकारी है अपने इस ऐप से जुटा सकते हैं, तो इसलिए इस एप्लीकेशन को प्रयोग में लाया गया। तो ये दोस्तों थे प्रमुख एप्लीकेशन जो चुनाव से रिलेटेड थे, जिनके बारे में जाना, और एक बार जरूर आप रीडिंग लगा लीजिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैनिक भास्कर को आईआईए ओलिव क्राउन अवार्ड से नवाजा गया है। किस लिए दोस्तों? क्योंकि इनके कुछ कार्यक्रम है वो बेहद उम्दा कार्यक्रम है, दैनिक भास्कर के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जैसे एक पेड़ एक जिंदगी, सार्थक दीपावली, मिट्टी के गणेश, वस्त्र दान, जिस कई वर्ष भर चलाए जा रहे कैंपेन थे, उनके लिए दैनिक भास्कर को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए वर्ष 2024 का आईआईए ओलिव क्राउन अवार्ड से नवाजा गया है। तो आईआईए ओलिव क्राउन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो दैनिक भास्कर को नवाजा गया है। राज्य सरकार द्वारा, ये देख लो दोस्तों इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप आयोजन योजना का क्या कर दिया, नाम बदल दिया गया है, और इसका जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप रख दिया गया है। और आज से 14 जून से इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। किसके? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के बारे में। ये क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। योजना के अंतर्गत 500 सीटें रहेगी, जिनमें दोस्तों क्या होते हैं कि विदेशों में पढ़ाई के लिए 300 सीटें की जाएगी, और शेष 200 सीटों के लिए देश में शैक्षणिक संस्थानों में क्या किया जाएगी, पढ़ाई करवाई जाएगी। पहले जो इस योजना में दोस्तों 500 स्टूडेंट में से 150 छात्रों को विदेश भेजा जाता था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 300 कर दी गई है। 300 स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, विदेश में जाकर अपने अध्ययन को गति दे सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में पोषण ट्रैकर रिपोर्ट आई है, जिसमें राजस्थान के 1.94 लाख बच्चे कुपोषित मिले हैं। यह रिपोर्ट किसने बताई गई है? पोषण ट्रैकर रिपोर्ट में बतलाई गई है। सर्वाधिक जो बच्चे कुपोषित है वो उदयपुर में है, और सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं वो जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। राज्य में सबसे कम अति गंभीर कुपोषित बच्चे कोटा के हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, इतना इंपॉर्टेंट जानना है कि सर्वाधिक कुपोषित बच्चे कहाँ पर है? उदयपुर में है, और सबसे कम कुपोषित बच्चे जैसलमेर में है, और इससे कोई विशेष है नहीं। बीएनआई जयपुर और क्रेडाई राजस्थान के मध्य एमओयू, ये 5 अप्रैल को हुआ है। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों अभी गणगौर है वो राजस्थान में तो बनाया जाता है, राजस्थान की तो फेमस है ही गणगौर। कुछ प्रश्न पूछूं आपसे, बिना इसर की गणगौर कहाँ की फेमस है, आपको बताना है। तो ये दोस्तों गणगौर है। इस फेस्टिवल को राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर, भारत के बाहर यानी विश्व में एक ऐसे पैलेस जहां पर इस गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया, वो कहां पर किया गया? मेलबर्न में किया गया। कहां पर?
तो मेलबर्न में इस बार गणगौर फेस्टिवल का आयोजन किया गया 20 अप्रैल 2024 को। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, वेट उठाते हैं ना, वजन उठाते हैं, तो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप अप्रैल 2024 में इसका आयोजन छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा रायपुर में किया गया। इसमें सब जूनियर वर्ग में अमन और विनीत ने कांस्य पदक जीता है और दीपक और सौरभ ने रजत पदक जीता है। और भूरा पहलवान जी, नाम में गजब जोश है, भूरा पहलवान, अब इतना नाम लेते तो लगता है बंदे में जोश है, तो इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। यानी सबसे हैवी पदक किन्होंने जीता है, तो भूरा पहलवान ने जीता है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। बात करूं नेक्स्ट बिंदु की, तो अब न्यूज इन शॉर्ट की चर्चा करते हैं। नीरू यादव क्यों रहे हैं चर्चा में, आइए जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जानना नीरू यादव जी के बारे में। और आप यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा नीरू यादव जी को। इन्हें हॉकी वाली सरपंच भी इन्हें कहा जाता है। इनके बारे में तमाम सूचनाएं अपने अर्जित करते हैं। आइए, बड़ा रोचक बिंदु है। झुंझुनू की नीरू यादव, झुंझुनू की नीरू यादव संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए नवाचारों पर अपने अनुभव साझा करेगी। सीडीपी का वार्षिक सम्मेलन न्यूयॉर्क में 29 अप्रैल से 3 मई 2024 को आयोजित किया जा रहा है। नीरू यादव जी को 3 मई को वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेगी। इनका जो वार्षिक सम्मेलन में इन्होंने अपना उद्बोधन किया था 3 मई को, वो मैंने लाइव देखा था यूट्यूब पर। आप भी देखिएगा। क्या है कि कुछ अपने बातें आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं तो वो याद रह जाती है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली नीरू यादव बुहाना तहसील के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच है। इन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक एफपीओ है दोस्तों, सच्ची सहेली महिला एग्रो। इसमें किसानों को खाद, बीज और अन्य सामग्री काफी रियायत दर पर मिलती है। नीरू यादव ने क्षेत्र में अपने बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त बनाने की भी पहल की है। उन्होंने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह पर कन्यादान के रूप में पेड़ देकर नई मुहिम शुरू की। वह मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में 21,000 पौधे फ्री में बांट चुकी है। और अपने बर्थडे पर सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने वाली नीरू यादव अब तक 1100 ISI हॉलमार्क से जो लगे हेलमेट है वह वितरित कर चुकी है। इस प्रकार काफी समाज सेवी रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हॉकी वाली सरपंच भी जाना जाता है और इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें न्यूयॉर्क में बुलाया गया और अपने वहां पर इन्होंने अपने उद्बोधन किया। कब? 3 मई को। स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि गर्मियों की छुट्टियां होगी, बच्चे क्या करें, समय का सदुपयोग करें। तो जो 11वीं 12वीं के अध्ययनरत बालक है वो इस पोर्टल के माध्यम से छुट्टियों में भी पढ़ सकते थे। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए अनूठी पहल की गई। इसके तहत विद्यार्थी स्वयं पोर्टल पर अपना पंजीयन कर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें वे सभी विद्यार्थी एनरोल हो सकते हैं जिनके विद्यालय में एनसीईआरटी की पुस्तकों से अध्ययन करवाया जा रहा है। इसके लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के 11 विषयों के 28 कोर्स को योजना के तहत ऑनलाइन किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों गर्मियों की छुट्टियों में उनका सदुपयोग करने के लिए यह स्वयं पोर्टल का शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया गया। दोस्तों बात करूं सिंधेश्वर खुर्द खान की, तो सिंधेश्वर खुर्द खान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्रिबा संयंत्र से संबंध चांदी की खदान है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक की या सिंधेश्वर खुर्द माइंस है वह क्या रही है, पहले स्थान पर रही है। क्या रही है? भारत में पहले स्थान पर रही है। लेकिन बात करें विश्व की, तो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। तो विश्व की दूसरे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। और इसी के साथ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी की उत्पादक कंपनी बन गई है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक
और अब तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। कंपनी के पास भारत में बढ़ते जस्ता बाजार में 75% बाजार हिस्सेदारी है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। ओजस्विनी सारस्वत, यह दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, खिलाड़ी है। भारतीय गोल्फ की उभरती प्रतिभा ओजस्विनी सारस्वत ने कोलकाता के टोलिगंज गोल्फ क्लब में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत हासिल की। जयपुर की 11 वर्षीय ओजस्विनी ने कोलकाता के राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और यह जीत सी श्रेणी और मुख्य टूर नेशनल की पहली उपलब्धि है। कीर्ति अरोड़ा, अलवर की कीर्ति अरोड़ा का चयन पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी में हुआ है। वर्ष 2024 की इस पर चयनित सूची में स्थान बनाने वाली कीर्ति एकमात्र भारतीय है। कीर्ति राजस्थान सरकार की राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत अमेरिका में पढ़ने गई थी। दोस्तों, इस पेन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठित जो लीडरशिप एकेडमी है, इसमें क्या विशेष है कि इसमें 30 विद्यार्थियों को अमेरिका और दुनिया के अलग अलग विधाओं के विद्वानों से मिलने और अमेरिका के अलग अलग राज्यों के संस्कृति और लोगों से जुड़ने के लिए यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता है। टोटल 30 स्टूडेंट को ही, और उसमें से अपने राजस्थान के अलवर की कीर्ति अरोड़ा को शामिल होने का मौका मिला है। रोबोटिक्स लैब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रोबोटिक लैब की स्वीकृति दी है। इसमें से 163 लैब हैं वो माध्यमिक शिक्षा के और 38 प्राथमिक शिक्षा स्तर की स्थापित की जाएगी। तो ये रोबोटिक्स लैब्स है वो कहाँ पर होनी है? तो अपने सरकारी स्कूलों में इन्हें विकसित किया जाना है। पाना देवी गोदारा, दोस्तों गूगल पर सर्च कीजिएगा पाना देवी गोदारा को, देखिएगा बीकानेर के हैं पाना देवी गोदारा और इनकी एज है 92 साल। कितनी है? 92 साल। और अभी पुणे में 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। उन्होंने 2024 3 गोल्ड मेडल वह जीते हैं, 100 मीटर में, गोला फेंक में और तस्तरी फेंक में। बीकानेर जिला की नोखा तहसील की अणखीसर गांव में रहने वाली, पूरे अणखीसर किया तो अणख रखते हैं, और पाना देवी गोदारा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने अगस्त में ये स्वीडन भी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो बुजुर्गों का कमाल, इनसे अपने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इनसे अपने को जो इनमें जोश जुनून अभी भी कायम है उसको देख के अपने को मोटिव होना चाहिए और अपने को भी कठिन मेहनत करनी चाहिए। ये इतनी उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं तो अपने क्यों नहीं कर सकते? अपने भी कर सकते हैं। उत्कर्ष किसान, उत्कर्ष किसान दोस्तों एक नागौर के नुकुल परिहार है, उनके द्वारा विकसित किया गया है। यह किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया एक ऐप है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नागौर के नुकुल परिहार के द्वारा विकसित किया गया है। उत्कर्ष ऐप पर किसान बिचौलियों व मंडी में कर रहे कालाबाजारी से बचकर सीधा अपना अनाज कृषि भूमि से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ, खाद व बीज आदि को सीधा अपने घर से अपने नजदीकी ग्राहक को घर बैठे बेच सकता है। जैन माता का लक्खी मेला है जो दोस्तों चैत्र नवरात्रि में भरा गया, और कहाँ पे भेजा जाता है जो जैन माता का मेला, या आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो रेवासा सीकर में। और सबसे लंबा गीत किसका है? लोक देवियों में बात करें तो वो जैन माता का है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से सबसे लंबा लोकगीत लोक देवताओं में से किस लोक देवता का है, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और जैन माता के बारे में अपन जानेंगे अपने जब राजस्थान की कला एवं संस्कृति स्टार्ट करेंगे उसमें अच्छे तरीके से जानेंगे। अगड़ावा एयर स्ट्रिप, दोस्तों अगड़ावा एयर स्ट्रिप, अगड़ावा कहाँ पर है दोस्तों? अगड़ावा दोस्तों जो अपने राजस्थान में भी नए जिले गठित किए हैं, तो सांचौर जिले के ससावा अगड़ावा गांव में भारतमाला जो प्रोजेक्ट बनाया गया हाईवे 925 है, उस पर आपातकालीन एयर स्ट्रिप भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है। यानी जो अभी सड़क बनी है जिसे भारतमाला कहते हैं, 4 लाइन सड़कें, उन पर आपातकालीन उस तरीके से बनाई गई कि उस पर अपने हवाई जहाज भी क्या कर सकते हैं, लैंड करवा सकते हैं। तो उसका एयर स्ट्रिप का जो लोकार्पण है वो 9 सितंबर 2021 को राजनाथ सिंह जी
और नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। और अब उसका क्या किया गया है, उस पर पहली बार एयर स्ट्रिप की ओर से 8 अप्रैल 2024 को उस पर अभ्यास किया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। अवयांश सिंह, भरतपुर जिले के राइट हैंड ओपनर बैट्समैन है अवयांश सिंह। इन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीजन लोग ओवरसीज में प्लेयर के रूप में इनसे अनुबंध किया गया है। ये उनकी तरफ से खेलेंगे। उमेश दत्ता, एसपीजी में आईजी नियुक्त किए गए हैं। एसपीजी क्या होता है दोस्तों? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, जिस पर प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनके विशेष रक्षा के लिए जिस ग्रुप को नियुक्त किया जाता है वो है एसपीजी, इनके सुरक्षा के लिए। तो उसके जो आईजी नियुक्त किए गए हैं वो उमेश दत्ता जी को नियुक्त किए गए हैं। एसपीजी के आई किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश दत्ता जी को नियुक्त किए गए। चंद्र प्रताप सिंह, जयपुर के चंद्र प्रताप सिंह को इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए चयन हुआ है। ये इतना कोई विशेष है नहीं। ललित गुप्ता, राजस्थान समरसता अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। और यह किसे दिया गया राजस्थान समरसता अवार्ड? तो दोस्तों सामाजिक और पुण्य के कार्य करने वालों को यह क्या किया जाता है? अवार्ड दिया जाता है। और जो ललित गुप्ता जी हैं, ये उनको यह सामाजिक और गौ सेवा कार्यों के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। और ये कब प्रदान किया गया? तो जयपुर में दोस्तों जो G20 का संस्कृति सम्मेलन हुआ था 30 मार्च 2024 को, तब उन्हें यह अवार्ड से प्रदान किया गया। दीक्षा, ये दीक्षा जाट है जो वाराणसी में अभी दोस्तों सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीता है। ये किससे संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। इसके अलावा 2 बार भारत केसरी और 2 बार राजस्थान केसरी भी रह चुकी है। हाड़ौती केसरी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था दोस्तों अपना प्रादेशिक परिदृश्य, जिसके बारे में अपन ने जाना। आपको याद रखना है ललित गुप्ता जी को जो राजस्थान समरसता अवार्ड से नवाजा गया है, उमेश दत्ता जी को एसपीजी का आईजी नियुक्त की है, और जैन माता का मेला चैत्र नवरात्रि में बढ़ता है और असोज नवरात्रि में भी बढ़ता है। रोबोटिक्स की लैब किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो शिक्षा विभाग में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। पाना देवी गोदारा का संबंध बीकानेर से है और जो क्या करते हैं एथलीट से संबंधित है, और ये अभी स्वीडन में भी भाग लेने जाएंगे। सिंध सुरखुर्द खान है जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान बन चुकी है। स्वयं पोर्टल का जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया। और उसके बाद अपने पढ़ा नीरू यादव जी को, और जो अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है ये राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप का नाम परिवर्तन कर दिया गया, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस इसे कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ ऐप के बारे में अपन ने जानकारी जाना था, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और लोकसभा क्षेत्रों के बारे में मतदान को लेकर अपनी चर्चा हुई थी। यह था दोस्तों आज का अपना प्रादेशिक परिदृश्य। कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।